जी बाबा अस्सलाम वालेकुम। कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी बायोलॉजिकल मेथड्स की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं और बायोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजी मैनकाइंड को क्या फ़ायदा पहुंचाती है बायोलॉजी की नॉलेज। सो मुख्तलिफ हमारे पास वो फील्ड्स हैं या वो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनको हल करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए, हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ चीज़ों को आसान बनाने के लिए, पहले से बेहतर करने के लिए, मुख्तलिफ डिजीज़ से बचाने के लिए जो बायोलॉजी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। So biological knowledge has great impact on human life. It helps to promote better healthy life. बायोलॉजी मदद करती है कि किस तरीके से हेल्दी लाइफ को बेहतर बनाया जाए, प्रमोट किया जाए, इंसानों की ज़िंदगी को हेल्दी कैसे बनाया जाए। उसके अलावा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाना, यानी किसी भी चीज़ से महफूज करना। कंजर्वेशन का मतलब है कि ख़त्म होने से बचाना। यानी लेट सपोज कि हमारे पास खाने के लिए 4 किलोग्राम मौजूद हैं, तो ये 4 किलोग्राम आज हम खाएं और इसको ख़राब होने से भी बचाएं ताकि ये आइंदा वाले टाइम में हमें काम आए। तो कौन सा वो तरीका है कि इस चीज़ को हम बचा के रखें ताकि ये ख़राब ना हो। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन। बिल्कुल उसी तरह हमारे यहाँ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना यानी बचाना ताकि आने वाले जो नस्ल हैं उनके लिए ये काम आ सके, इसे हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं। तो बायोलॉजी हमारे इन्वायरमेंट को, माहौल को कंजर्व करने में या जो है वो प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेडिकल साइंस। बायोलॉजी के ज़रिए से जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो हम ज़राअत की फील्ड में और मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल करके उनसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा जो बायोलॉजी है वो फूड प्रोडक्शन यानी खाने की प्रोडक्शन जो है उसको बेहतर करना और ज़्यादा करना, क्योंकि डे बाय डे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी उसकी मांग भी उतनी बढ़ती है, यानी फूड भी हमें उतना चाहिए। तो उस फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बायोलॉजिकल टेक्निक्स के ज़रिए से हम अपनी फूड की प्रोडक्शन जो है उसको क्या कर रहे हैं? बेहतर कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। मुख्तलिफ बीमारियां आजकल मौजूद हैं। उन बीमारियों का जब इलाज नहीं हुआ करता था तो लाखों लोग उन बीमारियों की वजह से मर जाते थे। आजकल उन बीमारियों का इलाज मौजूद है तो वो बिकॉज ऑफ बायोलॉजी मौजूद है। न्यू वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मुख्तलिफ इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से, हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए से हम नए नए एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो पैदा करवा रहे हैं इस बायोलॉजिकल नॉलेज के ज़रिए से। सो बायोलॉजी का जो इम्पैक्ट है या उसका इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ फील्ड्स में है। कुछ फील्ड ऐसी हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर लेते हैं कि बायोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला इस्तेमाल हमारे कोर्स के मुताबिक डिजीज़ कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, यानी बीमारियों से बचना, बीमारियों को रोकना और फिर उनका इलाज, और फिर उसका इलाज जो है, इस फील्ड में बायोलॉजी क्या कर रही है। तो सबसे पहली टेक्निक है इसके हवाले से इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन लफ्ज़ का मतलब है
अपने इम्यून सिस्टम को इस काबिल बनाना कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ सके, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एक्शन ले सके, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमार ना कर सकें, डिजीज काज ना कर सकें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। सो इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज मेड इम्यून। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से हम पर्सन को इम्यून करते हैं, यानी उसकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करवाते हैं, और रेजिस्टेंट, या फिर वो रेजिस्टेंट बन जाता है, यानी उस बीमारी वाले ऑर्गेनिज्म के खिलाफ उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। तो इन इन्फेक्टियस डिजीज, किसी भी बीमारी के खिलाफ, टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। तो ये जो इम्यूनाइजेशन है वो हम किस जरिए से करते हैं? वैक्सीन के जरिए से करते हैं। सो टर्म वैक्सीन क्या है, इसको समझना है। डेफिनेशन पर हम बाद में आते हैं। आम अल्फाज में वैक्सीन हम कहते हैं किसी भी उस केमिकल को, किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जो हम ऑर्गेनिज्म को बीमारी के होने से पहले दें। इसका मकसद ये होता है कि हम अपनी बॉडी को बता देते हैं कि ऐसे टाइप का ऑर्गेनिज्म बाहर मौजूद है, आप अपने अंदर उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लें। यानी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ उसके आने से पहले हम अपने अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत जनरेट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। और जिस सब्सटेंस से ये चीज़ हासिल की जाती है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं वैक्सीन। इसका सिंपल सा मिसाल ये है कि आपने मुख्तलिफ आर्मी के या पुलिस के ट्रेनिंग कोर्सेज में देखा होगा कि वो रिहर्सल करते हैं कि भाई फलां जगह पर हमें रेड करनी है, किसी डाकुओं को पकड़ना है या अपने दुश्मन को मारना है, तो वो रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल करते वक्त वो क्या करते हैं? कुछ फर्जी अपने दुश्मन बनाते हैं, बोरियों के फॉर्म में, कार्टून के फॉर्म में, या मुख्तलिफ स्टिकर्स के फॉर्म में, या दीवारों पर निशानों के फॉर्म में। फिर उन चीजों को वो अपना हदफ बनाते हैं, ताकि जब असल में ये ऑर्गेनिज्म या दुश्मन हमारे सामने हो तो हम उनको इस तरह से मारेंगे। बिल्कुल इसी तरह वैक्सीन भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम अपने अंदर बॉडी को पहले से दे देते हैं, ताकि वो रिहर्सल करे कि जब असल ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा तो उसके खिलाफ ये जल्दी में इम्यूनिटी जनरेट करके उसको खत्म कर देगी। सो व्हाट इज वैक्सीन नाउ? A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease. वैक्सीन एक बायोलॉजिकल, यानी बायोलॉजिकल जरिया है। ये कोई ऐसा जरिया नहीं है कि बाहर से आप कोई भी दवाई दे रहे हो, नहीं। ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, यानी अपना जिस्म जो है वो खुद प्रिपेयर होता है। दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर खुद पैदा हो, यानी जो उसकी अपनी हो, उस इम्यूनिटी को आप क्या कहते हो? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हो। अगर किसी दूसरे से कोई इम्यूनिटी लेकर बॉडी में दाखिल करवाई जाती है तो वो पैसिव कहलाएगी। अब ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में गया, मेरी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट कर रही है, तो ये इम्यूनिटी जनरेट मेरी बॉडी ने की है, लिहाजा दिस इम्यूनिटी इज व्हाट? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज के ये पहले मेरे जिस्म में नहीं थी, इसको बनाने के लिए इंड्यूस किया गया है एनवायरनमेंट के जरिए से, मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं उनके जरिए से ये जो है इम्यूनिटी जनरेट करवाई गई है। तो ये जिस्म को पहले वैसे पता नहीं था। Biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease. किसी भी खास बीमारी के खिलाफ हम अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं? रेडी कर लेते हैं by mean of vaccine. So what is vaccine? Vaccine typically contain an agent. वैक्सीन में क्या होता है? एक खास एजेंट होता है that resembles, जो कि मुशाबहत रखता है, a disease causing microorganism. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म असल है ये उस जैसा होता है। ये क्या होता है? उस जैसा होता है, या वही ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। अगर असल ऑर्गेनिज्म हम बॉडी में एक्टिव फॉर्म में दाखिल करेंगे तो चांसेस हैं कि वो हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करे,
बजाय कि बॉडी हमारी उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करे। तो हमें इम्यूनिटी पैदा करवानी है तो बॉडी को वो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म जैसा कोई सब्सटेंस देते हैं, या वो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव फॉर्म में हम अपनी बॉडी में दाखिल करवाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट कर लेती है। इज ऑफन मेड फ्रॉम, या तो वो बना हुआ होता है वीकेंड, यानी उन ऑर्गेनिज्म को कमजोर करके किसी भी लिहाज से, आर किल्ड, या फिर वो मरा हुआ होता है किसी भी तरह, माइक्रोब यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम क्या करते हैं, उसका कोई भी टॉक्सिन जो उसकी बॉडी का हो वो हम इस्तेमाल करते हैं, और वन ऑफ इट्स सरफेस प्रोटीन, या फिर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सरफेस की कोई प्रोटीन। तो इसकी मिसाल ये हो गई कि लेट सपोज कि ये एक सब्सटेंस है। अब बेटा माइक बंद करे शरीफा जी। ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का मुझे किसी को बताना है, तो इस सब्सटेंस की मैं फोटो किसी को भेज देता हूं कि भाई ऐसा सब्सटेंस है, उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना है। ये सब्सटेंस नहीं भेजा मैंने, इसकी फोटो भेजी है, तो ये सब्सटेंस उसके माइंड में आ जाएगा, और जैसे ही ये सब्सटेंस असल हालत में उसके सामने आएगा तो वो उसका एक्शन लेगा। बिल्कुल उसी तरह वैक्सीन भी जो है वो बीमारी से पहले देते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ क्या कर लेता है, इम्यूनिटी जनरेट कर लेता है। वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। पहली जो वैक्सीन थी, जो पहली वैक्सीन थी वो बनाई थी किसने, एडवर्ड जेनर इन 1975। अब आपके काम की जो बात है, पहले तो आपको वैक्सीन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये बीमारी से पहले देते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है, ये ऑर्गेनिज्म असल फॉर्म में नहीं होता। क्यों देते हैं, ताकि बॉडी पहले से इम्यूनिटी बना ले उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। किसने बनाई थी पहली वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने। कौन से ईयर में, 1975 में। कहां से बनाई थी, किस तरीके से इसने बनाई थी। दो बीमारियां हैं, एक होती है स्मॉल पॉक्स और दूसरी होती है काउ पॉक्स। काउ पॉक्स होती है काउज में, और स्मॉल पॉक्स हम ह्यूमन में होती है। तो इसने क्या किया था कि काउ पॉक्स जो डिजीज है, उसकी पस में से कुछ एंटीजेंस वगैरह लेकर, यानी उसकी पस लेकर, उसकी पस लेकर जो है वो इन्होंने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के इसकी पस लेकर जो है वो क्या किया था, एक हम ह्यूमन के अंदर वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो जिससे ये हुआ कि ह्यूमन जो है उस पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ इम्यूनाइज हो गया, यानी उसके अंदर जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो उस पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ इम्यूनाइज हो गया। यहाँ पर एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया है कि ये जो 1975 मैंने लिखा है, ये 1975 नहीं है, और वाकईतन सही है, ये 1975 नहीं है, ये 1795 है। इस पर्टिकुलर लफ्ज को आप ठीक कर दें, ये टाइपिंग में मुझसे आगे पीछे हो गया है। 1795, 1795 है ये, 1975 नहीं है। वैक्सीन पुरानी है बिल्कुल। फ्रॉम द वर्ड वेका, वैक्सीन का जो नाम है वो कैसे आया, इसका नाम पड़ा है वर्ड वेका। अब वेका जो लफ्ज है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है काऊ। तो पहले ये वैक्सीन जो है वो काऊ से ली गई थी, इसलिए ये जो वर्ड वेका है वो इवॉल्व होके अब क्या बन चुका है, वैक्सीन। सो वैक्सीन लफ्ज जो है वो यहाँ से इवॉल्व किया है हमने। आजकल जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो हेपेटाइटिस ए और बी के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, पोलियो के लिए, और इसके अलावा दूसरी डिजीजेस के खिलाफ जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास इम्प्लीकेशन है या दूसरा फायदा है इस पर्टिकुलर बायोलॉजी की फील्ड का या स्टडी का, वो है कि हमने एंटीबायोटिक्स बनाई है। व्हाट आर दी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक हम किसको कहते हैं, लफ्ज एंटी का मतलब है खिलाफ, बायो लफ्ज है लाइफ, यानी ऐसा सब्सटेंस जो किसी लाइफ के खिलाफ हो।
किसकी लाइफ के खिलाफ होता है ये उनकी लाइफ के खिलाफ होता है जो बीमारी पैदा करते हैं, यानी द सब्सटेंस विच इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉजिंग डिजीज, यानी ये उन ऑर्गेनिज्म के खिलाफ है जो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा करते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस विच इन लो कंसंट्रेशन इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक एक खास किस्म का सब्सटेंस होता है जो कि खुद अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी में होगा तो इसका काम क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, यानी उनको बढ़ने नहीं देता। जब वो बढ़ेंगे नहीं, डिवाइड नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएंगे। An antibiotic is a type of antimicrobial substance. एंटीबायोटिक जो है वो एक एंटी माइक्रोबियल, एंटी मतलब खिलाफ, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बेल मीन्स लाइफ, छोटे ऑर्गेनिज्म की लाइफ के खिलाफ है। तो छोटे ऑर्गेनिज्म काफी सारे हैं, उसमें आपके वायरस भी आ गए। वायरस वैसे ऑर्गेनिज्म नहीं है लेकिन बीमारी काज करता है तो पैथोजन हो गया। बैक्टीरिया भी है, यूनिसेल्युलर यूकेरियाट्स भी हैं जिनमें प्रोटोजोन्स वगैरह। तो याद रख लें, जो एंटीबायोटिक लफ्ज है वो उन ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होता है जो बैक्टीरिया के खिलाफ हो। किसके खिलाफ हो? बैक्टीरिया के खिलाफ हो। तो जनरली जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के खिलाफ हम लेते हैं। बाकी जो ड्रग वायरस वगैरह के खिलाफ हम ले रहे हों उनको हम कहते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। वो एंटीबायोटिक नहीं कहलाएगी, बिकॉज वायरस को तो लाइफ होती ही नहीं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज टू बी सिंथेसाइज्ड वाज पेनिसिलिन। पहली जो एंटीबायोटिक इस दुनिया में बनाई गई थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। अब ये चीज आपको याद रखनी है। कहाँ से बनाई गई थी? एक फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। सिंपली हम इसे पेनिसिलिन फंजाई भी कहते हैं। उसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंजाई है, उस फंजाई में से ये पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी जो आइज के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। किसने बनाई थी? फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन। इन्होंने ये एंटीबायोटिक जो है वो बनाई थी। तो इस डिस्कवरी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1945 में। ये याद रखना है। किसने बनाई? एंटीबायोटिक का काम क्या है? अब वैक्सीन और एंटीबायोटिक में फर्क क्या है? वैक्सीन काम करती है कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद इम्यूनिटी बनाता है, और वैक्सीन हम इन्फेक्शन से पहले देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। एंटीबायोटिक ऐसा सब्सटेंस है जो लेने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है, और ये ली जाती है तब जब इन्फेक्शन हो जाए। और दूसरी बात, एक मिसकॉन्सेप्ट पाया जाता है हमारी सोसाइटी में कि एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि वो दवाई जो हर बीमारी का इलाज करती हो उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट है। एंटीबायोटिक हर उस दवाई को कहते हैं जो किसी खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल हो। एक एंटीबायोटिक मखसूस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हो सकती है। वो एक के खिलाफ भी हो सकती है या एक के ज्यादा के खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन एक एंटीबायोटिक सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ नहीं है। और याद रखना है, एंटीबायोटिक सिर्फ उन बीमारियों का इलाज करती है जो बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से हुई हों। ठीक है ना? अगर किसी की सर में दर्द है, आपने देखा ही नहीं कि वो सर का दर्द क्यों है, आप उसे एंटीबायोटिक खिला रहे हो, तो दिस इज द मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। बजाय फायदे के इसका नुकसान होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक के काफी सारे नुकसान होते हैं। ये हम आगे बैक्टीरिया वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अपना ठीक कर दें एक बायोलॉजी के स्टूडेंट की हैसियत से, कि एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि ये खास दवाई है और खास बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल होती है। एक एंटीबायोटिक सारी बीमारियों का इलाज नहीं करती। एंटीबायोटिक सिर्फ उन बीमारियों का इलाज कर सकती है जो बैक्टीरिया काज करते हैं, लेकिन खास एंटीबायोटिक खास बैक्टीरिया के खिलाफ होती है। एक एंटीबायोटिक सब बैक्टीरिया को नहीं मार सकती। तो यहां तक मेरे ख्याल में आपकी बात
क्लियर होगी। तीसरी चीज है रेडियोथेरापी। क्या बाबा? रेडियोथेरापी। रेडियो का मतलब है रेज, थेरापी का मतलब है इलाज, यानी रेजिस के जरिए से इलाज करना। मेनली ये जो टेक्निक है ये इस्तेमाल करते हैं हम कैंसर के मरीजों को ट्रीट करने के लिए। क्या करते हैं इसमें? कैंसर एक ऐसी ये रेडियोथेरापी ट्रीटमेंट बाय मीन ऑफ रेडिएशन, यानी रेजिस के जरिए से ट्रीट करना। अब ये ट्रीटमेंट किसके लिए किया जाता है? कैंसर की बीमारी के खिलाफ ये ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में हमारे बॉडी के कुछ सेल्स खामखा में गैर जरूरी तौर पर डिवाइड होते रहते हैं। तो कैंसर की डेफिनेशन ही ये है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी वो सेल डिवीजन जिसके ऊपर हमारी बॉडी या हमारे डीएनए, हमारे न्यूक्लियस का कंट्रोल ना रहे, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। यूं ये कैंसरस सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और बॉडी में बढ़ते रहते हैं, तो हमारी बॉडी जो है इन कैंसरस सेल्स की वजह से डेथ कर जाती है। तो रेडियोथेरापी में क्या करते हैं कि डायग्नोज किया जाता है कि कैंसरस सेल्स बॉडी में कहां पर पाए जाते हैं। फिर जहां पर वो कैंसरस सेल्स मौजूद होते हैं, एक्सरेज के जरिए से उनको एक्सरेज दिए जाते हैं, और उन एक्सरेज की शिद्दत की वजह से वो जो सेल्स हैं वो डेथ कर जाते हैं। और यूं हमारे पास जो कैंसरस सेल्स हैं वो जब खत्म हो जाते हैं बॉडी में से, तो फिर ऑर्गेनिज्म जो है हम कहते हैं कैंसर से सेहतयाब हो गया। सो ट्रीटमेंट बाय रेडिएशंस इज कॉल्ड इज व्हाट? Radiotherapy. Cancerous part is exposed to short wave radiation of X-ray repeatedly at regular intervals. यानी कुछ खास टाइम के बाद उसको बार बार ये एक्सरेज दिए जाते हैं उन खास सेल्स को जहां पर वो कैंसर होगी। रेडिएशन किल्स द कैंसरस सेल्स, और उन रेजिस की वजह से कैंसरस सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। एक्सरे का एक दूसरा काम भी है कि एक्सरे इज आल्सो यूज्ड टू डायग्नोज द डिजीज। हम कहते हैं कि भाई एक्सरा करवा के आओ चेस्ट का, किसी का बोन टूट जाता है तो हम कहते हैं एक्सरे करवा के आओ। तो एक्सरे की मदद से आप इंटरनल चीजों को देखने के लिए भी आप एक्सरे जो है वो इस्तेमाल करते हो। तो ये दूसरा इस्तेमाल है एक्सरे का। कीमोथेरापी। कीमो का मतलब है केमिकल, थेरापी का मतलब अगेन इलाज, यानी किसी भी बीमारी का इलाज किया जाए किसके जरिए से? केमिकल्स के जरिए से। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? कीमोथेरापी कहेंगे। सो कैंसरस सेल्स आर किल्ड बाय मीन ऑफ सम केमिकल्स। जिस तरह से कैंसरस सेल्स को हम रेडिएशन के जरिए से किल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह कैंसरस सेल्स को हम कुछ केमिकल्स की जरिए से भी किल करवाते हैं। अगर किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो, खुदा न ख्वास्ता किसी के जानने वाले को कैंसर हुई हो, तो आपने सुना होगा कि उसकी कीमोथेरापी का जो सेशन है या कोर्स है वो चल रहा है, कि भाई उसको अभी एक इंजेक्शन लगी है, फिर इतने दिनों के बाद उसको दूसरी इंजेक्शन लगेगी, इतने दिनों के बाद फिर उसको तीसरी इंजेक्शन लगेगी। ये जो इंजेक्शंस का लगना है इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका काम ये है कि ये कैंसरस सेल्स को जाके आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं सेल्स को ये किल करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को आप क्या कहोगे? कीमोथेरापी। अगर रेजिस के जरिए से इलाज कर रहे हो तो रेडियोथेरापी। किसी भी बीमारी का इलाज अगर आप केमिकल के जरिए से कर रहे हो तो दिस इज व्हाट? कीमोथेरापी। डिफरेंट ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट डिजीजेस। मुख्तलिफ ड्रग्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप जितनी भी दवाइयां लेते हो ये सारी ड्रग्स हैं, और अल्टीमेटली ये भी क्या है? कीमोथेरापी है। साइंटिस्ट आर बिजी टू डेवलप अ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विच आर अनक्योर्ड येट। आजकल भी हमारी दुनिया में जो बायोकेमिस्ट हैं या फार्मासिस्ट हैं, दवाइयों बनाने वाले साइंटिस्ट, वो इस चीज में लगे हुए हैं कि उन बीमारियों के खिलाफ जो है वो दवाइयां बनाई जाएं
जो बीमारियां लाइलाज हैं, जिनके खिलाफ अभी ड्रग्स मौजूद नहीं है। जैसे सिंपली आजकल जो बीमारी चल रही है कोविड-19, इस कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 19। 19 इसके पीछे इसलिए लगाया गया है कि ये वायरस जो है जब बीमारी काज करता है, तो इस वायरस की जो शनाख्त हुई थी वो 2019 के दिसंबर में हुई थी। तो 19 उसके ईयर को जाहिर कर रहा है, ठीक है ना। तो कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 19। 19 का मतलब है कि 2019 में ये डिस्कवर हुआ था, क्योंकि कोरोना वायरस इससे पहले भी है, लेकिन वो कोरोना वायरस इतने खतरनाक नहीं है जितना ये कोरोना वायरस जो है वो खतरनाक है, बीमारी काज कर रहा है। तो इसको अलग से आइडेंटिफाई करके एक यूनिवर्सल नाम दिया गया है कोविड-19, ताकि जहां भी ये लिखा हो या कोई भी इसके बारे में बात करता है तो समझने वाला समझ जाए कि किस वायरस की बात हो रही है। इसलिए WHO क्या करता है कि मुख्तलिफ बीमारियों को ऐसे नाम दिए जाते हैं ताकि वो नाम पूरी दुनिया में एक हों। साइंटिस्ट बिजी हैं ताकि उन बीमारियों का इलाज निकाला जा सके जिन बीमारियों का इलाज पहले मौजूद नहीं है। पांचवा है जीन थेरापी। जीन आपको पता है DNA के सेगमेंट जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाते हैं उन्हें आप जीन कहते हो। थेरापी मतलब इलाज, यानी इस इलाज के जरिए से आप क्या करते हो, जीन्स का इलाज करते हो। यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई भी जीन खराब है, म्यूटेटेड है, यानी वो सही से अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर रही, तो फिर क्या किया जाता है, मॉडर्न टेक्निक की के जरिए से उस जीन की जगह पर नई जीन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, और इस प्रोसेस को आप कहते हो जीन थेरापी। दिस इज द मॉडर्न टेक्निक टू रिपेयर द डिफेक्टिव जीन। ये एक नई टेक्निक है जिसके जरिए से आप डिफेक्टिव जीन को क्या करते हो, ट्रीट करते हो। नॉर्मल जीन्स आर आइसोलेटेड। इसके जरिए से क्या किया जाता है, किसी दूसरे पर्सन से नॉर्मल जीन लेते हैं, और जो बीमार होता है जिसकी जीन खराब है उसके बोन मेरो में वो वाली जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, और जब वो जीन सेल में पहुंचेगी तो वो एक्सप्रेस होगी और जो प्रोडक्ट है उसकी फिर नॉर्मल हो जाएगी। सो सिंपल अभी आपको ये याद रखना है कि डिफेक्टिव जीन को ठीक करना, डिफेक्टिव जीन की जगह पर नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस करना, दिस इज कॉल्ड इज व्हाट, जीन थेरापी। ये 5 मेन बुनियादी टेक्निक हैं जो बायोलॉजी को पढ़ के हमने हासिल की हैं, और आजकल हम क्या करते हैं, कि मुख्तलिफ जीन्स जो हैं जो खराब हैं उनको हम ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फूड। फूड की दुनिया, खाने पीने की दुनिया में जितने इंसान बढ़ते जा रहे हैं उतनी नीड बढ़ती जा रही है। तो फूड की दुनिया में बायोलॉजी ने क्या हेल्प की है। आप देखते हो पोल्ट्री, आप जिसको सिंपली मुर्गी कहते हो, ये शादियों में सौ और हजारों के फार्म में काटी जाती हैं। अगर इसकी जगह पर देसी मुर्गियां होती तो वो कम पड़ जाती, क्योंकि उनका ग्रोथ रेट स्लो है। तो पोल्ट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हमने क्या किया है कि कुछ ऐसी मुर्गियां बनाई हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से, और उनको फीड देकर कि वो बढ़ती भी जल्दी हैं ताकि जो फूड की मांग है वो पूरी की जा सके। यूं फिशेस को भी हम बेहतर करने के लिए फिशरीज की दुनिया में ये काम कर रहे हैं, यूं एग्रीकल्चर की दुनिया में हम ये काम कर रहे हैं, यूं मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये काम जो है वो किया जा रहा है। हनी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने सेरिकल अपना जो है एपीकल्चर अपनाया हुआ है। एपीकल्चर का मतलब है फार्मिंग ऑफ हनी बीज। हनी बीज को पालना, उनको बढ़ाना, उनकी जो है वो हिम्मत अफजाई करना ताकि वो बढ़े, इस कल्चर को आप एपीकल्चर कहते हो। तो एक टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब है वाटर, पोनोस का मतलब है वर्क, यानी पानी में काम करना। आपने देखा होगा कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी में पैदा होते हैं। असल में प्लांट मिट्टी में इसलिए पैदा होते हैं कि वो मिट्टी से मिनरल्स और पानी लेते हैं। मिट्टी उनकी जरूरत नहीं है, मिट्टी में मौजूद जो मिनरल्स और वाटर है वो उनकी जरूरत है। अगर यही चीज आप उनको किसी दूसरे तरीके से दो, मिट्टी से बाहर करके, तब भी प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएंगे।
तो उसका एक हल है हमारे पास, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या किया जाता है, बगैर मिट्टी के प्लांट को ग्रो करवाना। कहां पर ग्रो करवाना, एक पानी का सोल्यूशन बना के उसमें ग्रो करवाना, इसे आप कहते हो हाइड्रोपोनिक्स। इट इज अ सॉइल लेस कल्चर, ये एक बगैर मिट्टी के कल्चर है, बाय विच टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जिसके जरिए से आप जमीन पर पैदा होने वाले प्लांट्स आर ग्रोन इन आर्टिफिशियल कल्चर, हाथ से बनाए हुए कल्चर में, जिसमें क्या होता है, पानी और कुछ मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स जो प्लांट की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी हैं वो ऐड किए जाते हैं। इट इज यूज टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, और इसकी मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि लेट सपोज कि इस गिलास में मैं वो सॉल्यूशन ले रहा हूं। अब इस गिलास में वो सॉल्यूशन जब मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा कि इस पर्टिकुलर गिलास में ये आपको गिलास नजर आ रही होगी अभी। अब इस गिलास में लेट सपोज कि ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में मैंने कुछ मिनरल्स भरे हैं। अब मिनरल्स जो है वो मैं तरतीबवार इसमें डाल रहा हूं, और साथ इसमें मैं एक प्लांट को जो है वो ग्रो करवा रहा हूँ। लेट सपोज ये प्लांट ग्रो करवाने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि फला मिनरल में इसमें डालता हूं तो प्लांट में क्या चीज आती है, फला मिनरल में इसमें डालता हूं तो प्लांट में क्या चीज आती है। जब ये मिनरल में प्लांट में नहीं डालता तो इसमें क्या चेंज आती है। इससे पता लग जाएगा कि कौन सा मिनरल प्लांट के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारे प्लांट हैं उनमें कौन से मिनरल का रोल क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लिंक रखी है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक्स जो है वो किस तरह से काम करती है। हाइड्रोपोनिक्स के फवायद क्या हैं, इट कंट्रोल्स वीड्स एंड सॉइल डिजीज। वीड का मतलब है कोई भी ऐसा प्लांट जो हमारे जरूरी प्लांट्स के साथ पैदा हो जाए, जिसको हम कहते हैं गैर जरूरी प्लांट्स, उन्हें आप वीड कहते हो। नॉर्मली सॉइल में वो पैदा हो जाती हैं, यानी प्लांट को जो भी हमारी तरफ से फर्टिलाइजर वगैरह मिलता है वो वीड्स भी ले लेती हैं। तो उन वीड को बार बार साफ करना पड़ता है, हम मुख्तलिफ जो है वो हमारा इससे नुकसान भी होता है, हमारा पानी भी ज़ाया होता है और हमारे फर्टिलाइजर्स भी ज़ाया होते हैं। और वो बीमारियां जो प्लांट को मिट्टी से लगेंगी, सॉइल कल्चर में सॉइल से लगेंगी, हाइड्रोपोनिक्स में चूंकि सॉइल होता ही नहीं तो सॉइल वाली जो बीमारियां हैं उससे भी प्लांट बच जाता है। दूसरा इसका फायदा क्या है, एरिया फॉर कल्टीवेशन इज रिड्यूस्ड। आपने देखा वैसे एक जमीन पर एक प्लांट आप पैदा कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स की मदद से आप एक एरिया में एक से ज्यादा प्लांट पैदा कर सकते हो। एक कंटेनर आपने इधर रखा, प्लांट पैदा किए, दूसरा कंटेनर इससे ऊपर रख लिया, उसके ऊपर आपने जो है वो प्लांट पैदा कर दिए। तो छोटी सी एरिया में ज्यादा प्लांट आप पैदा करवा सकते हो। क्रॉप्स आर सक्सेसफुली ग्रोन इन एरिड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ दोज एरिया। ऐसी जमीनें जहां की मिट्टी जरखेज नहीं है या जहां पर मिट्टी अवेलेबल नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर कैसे प्लांट ग्रो करवाएं, वहां हम प्लांट ग्रो करवा सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक के जरिए से। आल्सो यूज टू डिटरमिन विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द प्लांट। वही बात आ गई कि इससे हमें ये वो तजुर्बा कर सकते हैं कि कौन सा मिनरल जो है वो प्लांट के लिए ज़रूरी है। बेटा मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, ये बंद होगी तो आप फिर इसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे।